ओके, सो इस ट्यूटोरियल में जो है वो पिछला लेक्चर जो था वो हमने उसमें आईडी वगैरह कैसे इंस्टॉल करनी है वो हमने देख लिया था। आईडी होते क्या हैं और किस हिसाब से हम चीज़ें स्टार्ट करने वाले, कहाँ अपना कोड हम लिखेंगे, कैसे अरेंज करके रखना है और कहाँ पे रन होके हमें आउटपुट दिखेगा, ये सब हमने देख लिया। नाउ अब एचटीएमएल स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। और एक चीज़ जो कल जो कंप्लीट की थी हमने वो ये था कि एचटीएमएल का जो कोड स्ट्रक्चर है, किस स्ट्रक्चर में लिखा जाता है, वो हमने देखा था कि सबसे पहले जो है आपको एचटीएमएल टैग जो है वो इस्तेमाल होता है, फिर हेड टैग और उसके बाद बॉडी टैग का यूज़ होता है। नाउ इसमें जो है अब जो हमारी पूरी की पूरी कोडिंग होगी वो इन्हीं हेड टैग और बॉडी टैग के बीच में होगी। ठीक है, एचटीएमएल जहाँ से ओपन हो रहा है उसके ऊपर भी कुछ नहीं लिखना है और एचटीएमएल के बाद भी जहाँ क्लोज हो रहा है एचटीएमएल जो क्लोजिंग टैग है उसके बाद भी कुछ नहीं लिखना, वो इनवैलिड कोड होंगे। सो हमें जो भी अपना कोड है वो इनके बीच में ही उसको कवर करना है। नाउ इसमें जो है ये हमने देखा था कि एचटीएमएल जो है पूरा एक टैग बेस्ड सिस्टम है। जो जो टैग है सबसे पहले स्टार्ट होता है एक एंगल ब्रैकेट ओपन होता है, उसके बाद जो है हम अपना टैग का नेम लिखते हैं, उसके बाद जो है जो एंगल ब्रैकेट था वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से जो है हम टैग यूज़ करते हैं और ये टैग हमने जहाँ भी इसको लिखा, जहाँ पे हमने इसको लिखा वो पूरे कंप्लीट टैग को हम कहते हैं ये है ओपनिंग टैग। यानी हमारा जो प्रोग्रामिंग है, जो हमारा प्रोसेस होने वाले हैं, हमारे सारी जो कमांड इंस्ट्रक्शंस होने वाली हैं वो अब इसके बाद से लिखना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ पर भी टैग ओपन हो रहा है ब्राउज़र ये समझ जाएगा कि यहाँ से जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो शुरू हो जाएंगी ना। हमें वो प्रॉपर्टी जहाँ तक कंटिन्यू करना है उसके बाद जो है वो क्लोजिंग टैग लगाएंगे, ताकि यहाँ हमें बंद कर देंगे, ताकि ब्राउज़र को ये पता चले कि हमारी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे अब ख़त्म होती हैं। तो क्लोजिंग टैग का बहुत सिंपल सा फॉर्मेट था जो बताया था मैंने कि सेम जैसे एंगल ब्रैकेट ओपन करके टैग नेम लिख कर और फिर एंगल ब्रैकेट बंद करके हम क्लोज करते हैं, सेम उसी में ही पहले हम ओपन एंगल ब्रैकेट के बाद स्लैश लगाएंगे, उसके बाद टैग का नेम लिख देंगे। तो इससे ये ब्राउज़र जो है हमारा कंसिडर करेगा कि यहाँ पे अब ये जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म होती है और इस टैग को जो है हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो ओपनिंग जो टैग है हमारा वहाँ से हमारी प्रॉपर्टी शुरू होगी, क्लोजिंग टैग पे हमारी प्रॉपर्टी एंड हो जाएगी। जैसे मैं इस ये हमारा एचटीएमएल यहाँ पर ओपन हो रहा है एंड एचटीएमएल हमारा यहाँ पर एंड हो रहा है। सब जब ये फाइल जो है हम अपने ये जो फाइल है ब्राउज़र में जब इसको ओपन करेंगे, रन करेंगे, तो ब्राउज़र इन टैग्स की मदद से वो समझेगा कि हाँ यहाँ से एचटीएमएल शुरू हो रहा है और यहाँ पे एचटीएमएल ख़त्म हो रहा है। ठीक, तो ये था एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर, टैग्स क्या होते हैं और किस हिसाब से पूरा जो एचटीएमएल है वो टैग्स पे ही चलता है। नाउ बॉडी में मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो हमारी वेबसाइट है उसका जो ये पेज है वो बॉडी है। जो ऊपर टैब वाला पेज जो आप देखते हैं, मैं अपना वो जो पेज है जो हमने कल क्रिएट किया था वो मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। नाउ ये जो ऊपर वाला पोर्शन आप जो देख रहे हैं, ये टैब वाला जो सेक्शन है ये हमारा हेड सेक्शन हो गया एंड बॉडी की जो सारी कोडिंग है हम यहाँ करेंगे। ये जो पूरा ब्लैंक एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा बॉडी हो गया। तो हम बॉडी में क्या दिखाना चाहते हैं वो हम बॉडी पार्ट में लिखेंगे, हेड में क्या दिखाना चाहते हैं हम वो हेड पार्ट में लिखेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं, एचटीएमएल में बहुत सारे टैग होते हैं तो एक एक करके हम यूज़ करेंगे तो पता चलेगा किस हिसाब से क्या है। एक जो नॉर्मल टैग है वो है पी टैग, यानी पैराग्राफ टैग। तो सेम वैसे ही पी लगाया एंड एंगल ब्रैकेट लगाया, पी लिखा और एंगल ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये हो गया हमारा पी टैग यानी पैराग्राफ टैग। हम इसमें जो भी लिखेंगे ब्राउज़र जो है उसे एक पैराग्राफ के तौर पे कंसिडर करेगा कि हाँ ये पैराग्राफ है। जैसे हाय एवरीवन, वी आर लर्निंग वेब प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये हमारा एक हमने इसको पैराग्राफ लिखा और मैंने इसको फिलहाल कल बताया था आपको कि फाइल पे जाके हम ऑटो सेव ऑप्शन जो है वो ऑन कर देंगे, ताकि हमें बार बार कंट्रोल एस दबा के सेव ना करना पड़े। जो आईडी है वो ऑटोमेटिक सारे जो कोडिंग है वो सेव करता रहे। ये आया मैंने और यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूँ तो यहाँ आप देखेंगे हाय एवरीवन वी आर लर्निंग वेब प्रोग्रामिंग, ये आ गया। यहाँ पे टेक्स्ट हमारा पूरी लाइन आ गई, बट ये जो सारे टैग थे उनमें से कोई भी नहीं आ रहा। तो ब्राउज़र क्या करता है कि सारे टैग्स को जो है आपका वो रिमूव कर देता है और जो एक्चुअल कंटेंट जो है आप दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं वेबसाइट पे, सिर्फ वही आउटपुट के तौर पे हमें दिखता है। ठीक है,
तो सबसे पहला टैग जो है वो है हमारा पी टैग, पैराग्राफ टाइप। आपको जहाँ भी कहीं टेक्स्ट ऐड करना हो, वेबसाइट में कुछ लिखना हो, कोई बड़े पैराग्राफ, छोटे पैराग्राफ, किसी भी तरीके का, तो हम वहाँ पे पी टैग का यूज़ करते हैं। नाउ एक और टैग है हमारा यहाँ पे, वो है H1 टैग। H1 का मतलब होता है हेडर 1, ठीक है। एच टैग जो हमारा है वो है हमारा हेडर टैग, यानी कुछ भी जब आपको कुछ टॉपिक देना, कोई टाइटल देना है, कोई हेड में काफ़ी बड़ा और बोल्ड कुछ लिखना हो, लेट सब जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेब प्रोग्रामिंग, ये हमारा टाइटल हो गया जैसे हमारे प्रोग्राम का। तो अब मैं इसको ब्राउज़र में होकर देखूँ, मैं रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ देखिए वेब प्रोग्रामिंग जो है वो एक तो बोल्ड में भी आ रहा है और उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो भी इस लाइन के मुकाबले ज़्यादा है, वो बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने पी टैग में लिखा वो सिंपल टेक्स्ट के तौर पे यहाँ शो हो रहा है, जो हमने H1 में लिखा वो बोल्ड एंड बड़े फॉन्ट में हमें यहाँ पे वेबसाइट में शो हो रहा है। तो H1 का मतलब ये हेडर 1, यानी सबसे बड़ा हेडर आपको कर देना है। तो ये वेब प्रोग्रामिंग। अब इसमें 1 क्यों लगाते हैं हम? जब आपको बड़ा हेडिंग देना हो, एक हेडिंग देना हो, तो H1 लगाइए, फिर उसका भी एक कोई सब हेडिंग हो, उससे कोई छोटा, तो वहाँ पे आप H2 लगा के भी सेकेंड हेडर क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे सेकेंड हेडर क्लिक करता हूँ चैप्टर 1, तो मैंने यहाँ H2 लगा दिया। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखेंगे आप चैप्टर 1 जो है वो इस वेब प्रोग्रामिंग के मुकाबले छोटा है साइज़ में। तो वेब प्रोग्रामिंग जो था हमारा H1 में था, हेडर 1 में था, और चैप्टर 1 जो लिखा हुआ है हमने वो हेडर 2 में लिखा है। तो ये दो टैग हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग तरीके से यहाँ पे आउटपुट में मिल रहा है। तो हमेशा H1 जो है वो लार्जर साइज होगा, H2 उससे छोटा। आप चाहें इसे और भी कंटिन्यू कर सकते हैं, H3 अगर मैं लिखूं तो वो उससे भी छोटा आएगा, H4 में अगर मैं क्रिएट करता हूं तो वो उससे भी छोटा आएगा। तो इस हिसाब से आप जहां H5, H6, H7 तक भी जा सकते हैं, उसके आगे भी जा सकते हैं। और ये हमेशा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा वो आती रहेंगी चीज़ें। जैसे मैं यहाँ पे आपको ये लिखता हूँ और मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, आप देखेंगे वेब प्रोग्रामिंग सबसे बड़ा है, चैप्टर 1 उससे छोटा, HTML उससे छोटा, एंड वर्जन 5 जो है वो उससे छोटा। उसके बाद हमारा जो पी टैग है, नॉर्मल टैग, वो सबसे छोटा। तो ये हमारा टेक्स्ट के साथ उसकी फॉन्ट साइजिंग वगैरह को लेकर के किस हिसाब से काम होता है। ये हो गया हमारा प्रॉपर राइटिंग द कोड, ठीक है। इसमें एक और चीज़ जो आप नोटिस करेंगे कि HTML मैंने लिखना शुरू किया यहाँ से, फिर उसके बाद जब मैंने हेड लिखा तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये गैप है, यहाँ पे स्पेस है, और सेम उसी के ही पैरेलल में अगर मैं डाउन में आऊँ तो वहाँ पे मैंने हेड क्लोज कर दिया, उसी के पैरेलल फिर बॉडी स्टार्ट किया। बॉडी के अंदर अगर कोई कंटेंट है फिर वहाँ पे भी एक गैप है, तो इसको कहते हैं इंडेंटेशन, यानी स्पेसिंग। और ये स्पेसिंग जो है काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको प्रोग्रामिंग जो है हमेशा स्पेसिंग के साथ करना। ये क्या होता है कि वेल मैनर में एक स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे आपके जो बड़े कोड, अभी तो ये छोटा कोड है, 10 लाइन का 16 लाइन का कोड है ये, तो इसमें ज़्यादा परेशानियाँ नहीं है। बट आपका कोड जैसे जैसे बढ़ेगा, 15,000 लाइन के, 2,000 लाइन के, 20,000 लाइन्स के आपके कोड्स हो जाएंगे अगर, तो बहुत ही हौच पौच हो जाती है, इतने सारे लाइन्स हो जाएगी कि आपको खुद को समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि शुरू से ही है आप प्रॉपर स्पेसिंग, प्रॉपर स्ट्रक्चर में कोडिंग करें, ताकि आगे चलने के बाद आपको खुद को इसमें दिक्कत ना हो, उलझने ना हो जाए, ठीक है। तो स्पेसिंग भी मेंटेन करके रखना है। एक टैग के भीतर अगर कोई दूसरा टैग हम यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा एक स्पेस के साथ यूज़ करना चाहिए, ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो हमने ये जो टेक्स्ट के साथ ऑपरेट होने वाले हैं ये कुछ हमने देख लिया, हेडर टैग देख लिया हमने, और उसके बाद हमने पैराग्राफ टैग देख लिया। अब इनमें भी पैराग्राफ टैग में अगर आप देखेंगे तो ये जो टेक्स्ट है बहुत प्लेन है, सिंपल सा आ रहा है। अब मान लीजिए इसी टेक्स्ट में मुझे कुछ और चीज़ें भी लानी है, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ वेब प्रोग्रामिंग जो है इस पूरे लाइन में थोड़ा हाईलाइट हो गया है, तो वहाँ पे एक टैग हमारे पास है, वो है बी टैग, बी यानी बोल्ड टैग, ठीक है। ये क्या करता है, बोल्ड टैग की जो भी टेक्स्ट है उसे ये बोल्ड कर देता है। तो अभी इसको हम टेक्स्ट पास कैसे करेंगे, जहाँ से भी आपको जिस भी टेक्स्ट पे अप्लाई करना हो वहाँ पे ये बी टैग लगाइए, और जहाँ तक अप्लाई करना हो, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि वेब और प्रोग्रामिंग तक पूरा बोल्ड आए, तो जहाँ पे भी बोल्ड आई आप वहाँ पे क्लोज कर दिए, तो एंगल ब्रैकेट ओपन देन स्लैश लगाया, और वो एडवांस आईडी है तो उसने बाकी खुद से लिख दिया कोड। तो यहाँ से बी बोल्ड टैग मैंने ओपन किया और यहाँ पे बोल्ड टैग जो है वो मैंने क्लोज कर दिया। तो ब्राउज़र ये समझेगा कि
यहाँ से वेब से लेकर के प्रोग्रामिंग तक उसको इस टेक्स्ट को बोल्ड साइज में दिखाना। ठीक है, फिलहाल अगर हम जाके इसको रिफ्रेश करें तो ये देखिए यहाँ पे हाय एवरीवन वी आर लर्निंग वेब प्रोग्रामिंग। हाय एवरीवन वी आर लर्निंग एक सिंपल टेक्स्ट में है, सिंगल फॉर्मेट में है, और वेब प्रोग्रामिंग जो है अब ये बोल्ड होके आ रहा है। पहले ये बोल्ड होके नहीं आ रहा था, अब ये बोल्ड होके आ रहा है, तो क्योंकि हमने यहाँ पे बी टैग का यूज़ किया, बोल्ड टैग जो हमने है वो यूज़ किया। नाउ सेम इसी में, ठीक है, अब ये जो है मैंने एक डेमो टेक्स्ट जो है वो ऐड कर लिया है। डेवलपमेंट के दौरान जब आपको समझ में नहीं आया कि मैं क्या टेक्स्ट लिखूं, क्या फिल करूं, वहाँ पे क्या लिखूं, कोई सेंटेंस बनाने से बेटर है विजुअल कोड स्टूडियो जो है या बहुत से जो आईडी आते हैं उनमें एक फीचर होता है डेमो टेक्स्ट का। आप डेमो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली टाइप कीजिए LOREM। लॉरेम जब आप टाइप करेंगे तो ये एक वाइब्रेशन है कीवर्ड, यहाँ देखिए आपको सजेशन के तौर पे भी यहाँ पे आ गया। इससे क्या करता है कि ये आपको डेमो टेक्स्ट प्रोवाइड कर देता है। तो काफ़ी फेमस है लॉरेल डेमो टेक्स्ट, बहुत से डेवलपर यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन पार्ट में, डेवलपमेंट पार्ट में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखूँ तो डेमो टेक्स्ट ऐड कर दीजिए, और देखिए मैंने एंटर दबाया, अपने आप ही इतने सारे लाइन जो हैं टेक्स्ट जो हैं वो लिख कर यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर सेव करके मैं यहाँ पेज रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए इतने सारा जो लाइन है वो अपने आप आ गया। तो मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं हुई, डेमो टेक्स्ट अपने आप आ गए, हम इस पर अपना काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, अब हमने बोल्ड टैग देख लिया, हमने हेडर टैग देखा, पैराग्राफ टैग देखा, बोल्ड टैग देख लिया। अब इसमें कुछ और भी टैग्स आते हैं। एक होता है हमारा यू टैग, यानी अंडरलाइन टैग। अगर मैं टेक्स्ट में चाहता हूँ कि उस टेक्स्ट के नीचे जो है वो किसी तरह का एक अंडरलाइन बन के आए, तो सेम वही, जहाँ से आप चाहते हैं अंडरलाइन शुरू और जहाँ तक आपको अंडरलाइन चाहिए, तो वो मुझे यहाँ तक अंडरलाइन चाहिए, तो वहाँ पे फिर उसको क्लोज कर दीजिए। तो ये टैग जब मैं यहाँ क्लोज करूँ और मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ आप देखिए कि इस पूरे टेक्स्ट पे यहाँ से यहाँ तक उस टेक्स्ट के साथ जो उन वर्ड्स के नीचे आपको एक अंडरलाइन दिखेगा। तो हमने जहाँ बी टैग यूज़ किया वो टेक्स्ट बोल्ड हो गया, जिन टेक्स्ट के साथ हमने यू टैग यूज़ किया है, अंडरलाइन टैग यूज़ किया है, वो सारे जो हमारे टेक्स्ट वगैरह हैं वो अंडरलाइन होके आ रहे हैं। नाउ इनमें कुछ और भी हैं, जैसे एक है स्ट्राइक टैग, किसी टेक्स्ट पर अगर आपको स्ट्राइक जैसा एक इफेक्ट देना है। कुछ एक्सपोनेंट भी, जैसे 2⁻0 हम लिखते हैं या 2⁻2 क्यूब स्क्वायर रूट वगैरह लिखने होते हैं आपको, उनके लिए भी कुछ आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि W3 स्कूल्स को आप साथ साथ में अपने डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इसको फॉलो करते रहिए। ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है वेब डेवलपमेंट को बिल्कुल शुरू से सीखने के लिए। हर एक चीज़ यहाँ पे आपको बिल्कुल शुरू से वो सिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, काफ़ी इजी वे में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये मैंने उनका वेबसाइट खोल लिया और लर्न HTML पे मैं आ गया, अब यहाँ से वो मुझे HTML सिखाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यही एग्जांपल उन्होंने दिया है, हेड टैग है, HTML टैग है, यहाँ पे टाइटल टैग है। मैं ये आपको बता देता हूँ, टाइटल टैग हेड टैग में अगर आप लिखा जाता है, और टाइटल टैग जो है वो काम आता है कि आपके वेबसाइट को एक टाइटल देने के लिए। अभी इस वेबसाइट को अगर देखें तो इसका टाइटल यहाँ शो हो रहा है टैब में, वहाँ लिखा हुआ है HTML ट्यूटोरियल, यानी इस वेबसाइट का जो टाइटल है वो है HTML ट्यूटोरियल। और अगर हम अपने वेबसाइट का देखें तो हमारा फाइल नेम ही दिख रहा है, हमारा कोई टाइटल नहीं दिख रहा है। तो वो अगर हमको कोई एक कस्टम टाइटल सेट करना हो कि मेरे पेज का ये टाइटल दिखे, तो हम हेड में लगाते हैं टाइटल टैग, इसको लिखना है TITLE। ठीक है, ये टाइटल, और ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। टाइटल टैग के भीतर आपको वो लिखना है जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं। सो मैं डालता हूँ कि वेब प्रोग्रामिंग चैप्टर 1, ये मैं अपने पेज का टाइटल डालता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ के रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए अब जो मेरा टैब पे जो टेक्स्ट था, पहले मुझे फाइल का जो नाम है वो वहाँ दिख रहा था, बट अब वहाँ आ रहा है वेब प्रोग्रामिंग चैप्टर 1। और मैं अपना कर्सर भी ले जाऊँ तो एक ये बॉक्स बन के आ रही है, उस पर भी लिखा हुआ है वेब प्रोग्रामिंग चैप्टर 1। ठीक इनके तरह इनमें HTML ट्यूटोरियल लिखा है, हमारे वेब प्रोग्रामिंग चैप्टर 1 लिखा हो। तो ये जो टाइटल है उस टैब का, उस वेबसाइट का, आप हेड में जाकर टाइटल टैग लगा के उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसमें आप अगर नेक्स्ट जाएंगे तो इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, आप इसमें एक एक करके भी फॉलो करते रहिए। HTML क्या होता है,
व्हाट स्टैंड फॉर, वो आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी काफ़ी अच्छा और डिस्क्राइब करके देते हैं। इसके अलावा जो है सिंपल सा एक आप यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने भी H1 टैग यूज़ किया है, हेडिंग वर्ड किया है, उसके बाद P टैग पैराग्राफ टैग का ये यूज़ कर रहे हैं, उसका उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, ये एस्टिमल टैग क्या होता है, हेड टैग क्या होता है, टाइटल, बॉडी, H1P, ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। तो आप जब भी प्रोग्रामिंग करें और कुछ चीज़ें ध्यान में ना आए तो ये इस वेबसाइट का काफ़ी यूज़फुल है, ये बिल्कुल शुरू से आप शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है एक एक करके सीख सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, अब नाउ ये हमने देख लिया। ये सारी चीज़ें टेक्स्ट के साथ है, अगर हमें टेक्स्ट ऐड करना है तो हम कैसे लगाएंगे, P टैग लगा के हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। फिर उस टेक्स्ट को अगर हमें बोल्ड करना है, हाईलाइट करना है, उसको हमें बड़े फॉन्ट में लिखना है, हमें टाइटल देना है, सब हेडिंग देना है, हेडिंग देना है, अंडरलाइन करना है, तो उसके लिए कैसे प्रोग्रामिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, ये जो है इसमें वो हमने फ़िलहाल टेक्स्ट के साथ कवर किया। अब इनमें जो कुछ बेसिक्स वाली जो हैं, जैसे मान लीजिए कुछ कुछ ऐसे टैग्स, हाइपर टेक्स्ट की जो बात कर रहा था मैं कल, कि वो टेक्स्ट जिनके पीछे कोई लिंक हाइड होती है, या वो टेक्स्ट जिसको क्लिक करने में कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, उसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। ये हमारा हो गया लीनियर टेक्स्ट, इनको हम बोलते हैं लीनियर टेक्स्ट। लीनियर टेक्स्ट यानी जो प्लेन है, वो सिर्फ देखने के लिए है, उन पर क्लिक करने में कोई फंक्शन नहीं होता, वो सिर्फ रीड करने के लिए है। बट हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ कि विजिट टू आवर वेबसाइट। ठीक है, ये मैंने लिख के मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आ गया विजिट टू आवर वेबसाइट। अब ये जो मेरा टेक्स्ट है वो इनके साथ आ रहा है, मैं चाहता हूँ थोड़ा उन लोगों से अलग दिखे, तो नीचे आ जाए, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। मैं आप यहाँ पे कितना भी उसको स्पेस देंगे ना, ऐसे स्पेस देते रहेंगे, उसके बाद भी इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो वो भी वहीं पे रहेगा, उसको आपकी इन स्पेसिंग से मतलब नहीं है। आप अगर फाइल में इस तरह के स्पेस देते हैं तो ब्राउज़र उसको स्पेस नहीं काउंट करता। तो अगर मुझे उसको नीचे लेकर आना है या वहाँ पे स्पेस देनी हुई है, तो उसके लिए भी प्रॉपर जो है वो टैग्स हैं वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। और स्पेस के लिए जो टैग है वो है एंड कैरेक्टर यूज़ करेंगे, फिर NBSP, उसके बाद सेमीकोलन। इसका मतलब होता है नॉन ब्रेकेबल स्पेस, NBSP, और उसको एंड लगा के शुरू करते हैं और सेमीकोलन लगा के ख़त्म करते हैं। अगर जहाँ पर भी हम NBSP लिखेंगे इस तरीके से, ब्राउज़र उसको रीड करेगा कि यहाँ उसे स्पेस देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ स्पेस बहुत कम है, मतलब आई थिंक मेरे ख्याल से एक स्पेस है सिंपल सा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए विजिट टू आवर वेबसाइट थोड़ा सा राइट की तरफ जो है वो चला गया, वहाँ बीच में स्पेस आ गया। मुझे और स्पेस अगर इसको देना हुआ है तो मैं इसको सेम जो कोड है वही मल्टीपल टाइम इसको पेस्ट कर दूंगा, कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए विजिट और वेबसाइट और भी साइड में चला गया, उसको काफ़ी और स्पेस यहाँ पे हो गया। तो जब आपको टेक्स्ट के बीच में स्पेस देना हो तो ये यूज़ करना है। अब मैं चाहता हूँ कि स्पेस देने की बजाय वो नीचे नेक्स्ट लाइन में आ जाए, वो अगली लाइन से शुरू हो यहाँ पे लिखना। उसके लिए एक टैग है, उसको कहते हैं BR टैग। BR टैग यानी ब्रेक, BR स्टैंड फॉर ब्रेक, यानी वो यहाँ पे ब्रेक दे देगा, यहाँ तोड़ देगा उसको। तो ये जो हमारा टेक्स्ट था वो उनकी लाइन में ना आके वो अपने आप नीचे आ गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ इनके बीच में स्पेस नहीं है, एक थोड़ा सा और लाइन के, एक और लाइन थोड़ा सा बड़ा हो जाए उनके बीच में, तो मैं एक और ब्रेक लगा दूंगा। और मैं फिर अब देखिए यहाँ पे स्पेस भी आ गया बाकायदा। अब फर्क चल रहा है कि हाँ ये दूसरी लाइन है, ये दूसरी लाइन है। तो नेक्स्ट लाइन में आपको कुछ अगर लाना हो टेक्स्ट वगैरह तो यहाँ पे BR टैग का यूज़ होता है, यानी ब्रेक टैग का यूज़ होता है ना। इसमें अब आप देखेंगे कि बाकी सारे जो टैग हैं वो ओपन हो रहे हैं तो क्लोज भी हो रहे हैं, वो चालू हो रहा है। अगर यहाँ पे H1 ओपन हो रहा है तो यहाँ H1 क्लोज भी हो रहा है। P टैग भी ओपन हो रहा है तो P टैग यहाँ पे लास्ट में यहाँ क्लोज भी हो रहा है। ठीक है, P टैग कहाँ गया, P टैग यहाँ क्लोज हो रहा है। ठीक है, वो क्लोज हो रहा है। बट BR टैग आप देखेंगे तो वो सिर्फ ओपन हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है। तो HTML में कुछ ऐसे टैग्स हैं जो सिर्फ ओपन होते हैं, क्लोज नहीं होते हैं। ठीक है, और BR ही उनमें से एक है जो सिर्फ ओपन होता है, यहाँ इसका क्लोजिंग टैग नहीं लगता। जैसे मैं अगर ऐसे लिखता हूँ कि BR, तो देखना वो बॉडी को क्लोज कर दिया, वहाँ पे BR टैग क्योंकि क्लोजिंग टैग नहीं होता। ऐसे और भी टैग होते हैं जो नहीं होते हैं क्लोज, जैसे इमेज टैग है, वो आगे आपको मैं बताऊंगा। तो
ये हमारा हो गया कि एक अलग लाइन में टेक्स्ट में स्पेस देने के लिए, उसको नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये विजिट और वेबसाइट पे कोई क्लिक करे तो मेरी वेबसाइट खुल जाए। तो यहाँ पे आता है ए टैग। ठीक है, ए टैग का यूज होता है कहीं पर भी रीडायरेक्ट करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। ए टैग के बीच में लिखा हुआ कोई भी कंटेंट रहेगा तो जो ब्राउज़र है हमारा वो रीड करेगा कि इस टेक्स्ट के ऊपर कुछ ऐसा है कि हमें कहीं और भेजना है, उसको कुछ एग्जीक्यूट करना है, कोई फाइल रन करनी, जरूरी नहीं कहीं और भेजना हो सकता है उसी वेबसाइट पे कुछ एग्जीक्यूट करना है, फंक्शन वगैरह। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखते हैं, ए टैग लिखा जाता है। ए टैग के भीतर ही स्पेस देके, अभी तक टैग क्या हो रहा था कि ओपन एंगल लगाया हमने, एंगल ब्रैकेट लगाया, ओपन टैग का नाम लिखा और क्लोज एंगल ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या होगा कि वहीं स्पेस देके हमें लिखना है href, यानी ये रेफरेंस के लिए है। इसमें क्या होगा, हमें यहाँ पे वो लोकेशन देना है जहाँ पे इस टेक्स्ट पे कोई क्लिक करे तो उसे ले जाए। फिलहाल मान लो मैं यहाँ पे ये वेबसाइट जो हमारी ये खोल लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पे URL जो है इसका कॉपी कर लिया। ठीक है, और मैं इस href में पेस्ट कर दिया मैंने। तो इसका मतलब क्या होता है, href को हम क्या बोलेंगे, ए को तो हम अब तक टैग बोल रहे थे, ये जो भी हम एंगल ब्रैकेट्स के साथ जिनको लिख रहे हैं हम उनको टैग कह रहे थे। अब उन्हीं टैग के भीतर अगर कोई और प्रॉपर्टी भी हम लिखते हैं, कुछ और कीवर्ड्स, जैसे ए टैग है उसके भीतर मैंने href ऐड कर दिया, तो इनको कहते हैं एट्रीब्यूट्स। किसी भी टैग्स के अंदर अगर और भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं उनको कहा जाता है एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट कैसे लिखते हैं, उसी एंगल ब्रैकेट जो ओपन हुआ है और क्लोज हुआ है उसी के बीच लिखेंगे, टैग के नाम के बाद एक स्पेस देकर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने href यूज़ किया और इसका मतलब होता है कि आपको वो URL देना है, वो लिंक देना है जहाँ पर आपको इसको रिडायरेक्ट करना है। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे विजिट टू आवर वेबसाइट जो है वो अंडरलाइन होकर और एक डिफरेंट कलर में आ रहा है इन सब के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे वेब जो हमारा लोड होने लगा और मैं अपने वेबसाइट से यहाँ एवलराइट टेक्नोलॉजी की जो वेबसाइट है मैं उस पर आ गया हूँ। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, तो ये जस्ट मैंने ये सिंपल सामने से तो ये दिख रहा है कि एक टेक्स्ट है विजिट और वेबसाइट लिखा हुआ है, बट मैंने जो उस पर क्लिक किया तो उसके पीछे एक लिंक जो है वो रखी गई है और मैं क्लिक करते ही वो हमें उस लिंक पे भेज देता है। तो इस तरह के टेक्स्ट को जिसके पीछे कोई लिंक हो, कोई फंक्शंस अटैच्ड हो, उनको कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट। और जो सिंपल टेक्स्ट जो हम सिर्फ देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं उनको कहते हैं लीनियर टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया href। अब ए टैग की कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती है, कुछ और एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक होता है टारगेट। टारगेट में क्या होता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे वेबसाइट पे कोई अगर आया हुआ है तो उसको मुझे अगर कहीं और भेजना है, लेट्स सपोज मेरे वेबसाइट पे मैं कुछ एक किताब बेच रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई इस पर क्लिक करे तो अमेजोन पे जाके खरीद ले, तो मैं अमेजोन की वहाँ पे लिंक डाल दूंगा कि क्लिक करे तो अमेजोन की वो लिंक खुल जाए जहाँ मेरी किताब है। पर मैं चाहता हूँ कि मेरा वेबसाइट बंद ना हो, मेरा वेबसाइट भी वहाँ रहे। तो टारगेट में आपको ये बताना होता है कि उस पर अगर कोई क्लिक करता है तो उसी टैब के भीतर ही वो पेज खुले या नया टैब बन के वो पेज खुले। जैसे टारगेट में देता हूँ अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। मैंने रिफ्रेश किया और क्लिक किया तो अंडरस्कोर ब्लैंक में पहले हमने देखा था कि मैं क्लिक कर रहा था तो उसी टैब में ही मेरा एविलराइट का पेज खुल रहा था, बट अब मैं देख रहा हूँ कि वो एक न्यू टैब बन रहा है। हर बार जब भी मैं क्लिक करूँ वो न्यू टैब बन रहा है और उसमें वो पेज खुल रहा है। तो टारगेट में आप ये बता सकते हैं, अगर वो अंडरस्कोर ब्लैंक आप लिखेंगे यानी वो नए टैब में पेज खुलेगा, और अगर आपको नए टैब में ना खोल के उसी पेज में खोलना है तो आप इसको टारगेट को रिमूव कर सकते हैं। इससे ये होगा कि वो जो पेज हमारा जो खुलने वाला होगा वो उसी टैब के भीतर खुलेगा, नया टैब नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए टैग का एक और प्रॉपर्टी, उसे हम कहते हैं टारगेट। नाउ हाइपर टेक्स्ट देख लिया, लीनियर टेक्स्ट देख लिया, लीनियर टेक्स्ट वगैरह को कैसे डेकोरेट वगैरह करना है वो देख लिया। HTML की कुछ और प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि अब ये जो हमारे पास टेक्स्ट हैं उनको मुझे कुछ कलर देना है लेट्स सपोज, तो हर टैग के साथ एट्रीब्यूट होता है, हर टैग के साथ कुछ प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। अभी मैं पी टैग पे काम करता हूँ, प्रॉपर्टी लगाता हूँ,
वो प्रॉपर्टी का नाम है कलर। कलर और वो हाँ, एट्रीब्यूट्स लिखने का जो तरीका होता है कि आप एट्रीब्यूट का सबसे पहले नाम देते हैं, फिर इक्वल टू का सिंबल डालते हैं, फिर उसके बाद डबल कोटेशन लगा के ओपन एंड क्लोज करते हैं, और डबल कोटेशन के बीच में ही आपकी पूरी वैल्यू होती है। तो एट्रीब्यूट का नाम हुआ कलर, और कलर कौन सा होगा वो हम इस डबल कोटेशन के बीच देंगे। लेट सपोज फिलहाल मैं लिख देता हूँ रेड। अब मैं इसको सेव करता हूँ। नाउ मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ, ओके, सो ये यहाँ पे कलर तो चेंज नहीं हुआ। जस्ट सेकेंड, मैं देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे जो है इन्होंने स्टाइल लगा के CSS यूज़ किया। मैं आपको सिर्फ HTML के थ्रू बताना चाहता था। ठीक है, तो कलरिंग वगैरह के लिए जो है फ़िलहाल मैं कलरिंग के लिए हम CSS सीखेंगे, मैं वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा। फिलहाल हम HTML पे ये सारी चीज़ें हो गई। नाउ HTML में एक और चीज़ होता है, वो होता है फॉर्म बिल्डिंग। फॉर्म वगैरह आपने देखा होगा, कहीं साइन अप का फॉर्म आता है कि अपना नाम एंटर करिए, फ़ोन नंबर एंटर करिए, इसके साथ साथ जो है आप मोबाइल नंबर वगैरह एंटर करें। तो फॉर्म बनाना भी तो HTML में कैसे एक फॉर्म बनता है। एक आपने देखा होगा टेबल वगैरह क्रिएट करना। टेबल कैसे बनता है, तो सबसे पहले टेबल हम कंसिडर करते हैं कि टेबल अगर हमें बनाना है, लेट्स सपोज अगर हमें मान लो टेबल बनाना है, तो टेबल के लिए जो टैग है वो है टेबल नाम का ही टैग है, टेबल टैग। ठीक है, अब ये टेबल टैग हमने ओपन किया, क्लोज कर दिया। अब ये जो टेबल है ये दो पार्ट में होता है। इसको सिंपल भी अगर आपको ले चलना चाहते हैं तो एक टेबल में क्या होते हैं, एक टेबल में रो होता है और एक टेबल में कॉलम होते हैं। ठीक है, तो टेबल में हमें रोज बनाने सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे लिखा TR यानी टेबल रो, और उसको ओपन किया, उसको क्लोज कर दिया। तो मुझे जितने भी रो बनाने होंगे मैं ऐसे ही TR ओपन करूँगा, TR क्लोज करूँगा, TR ओपन करूँगा एंड TR क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ आप देखें मैंने 3 बार लिखा है ऐसा, यानी इस पर्टिकुलर टेबल में 3 रो बनेंगे। मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सिर्फ टैग हैं, और टैग्स को ब्राउज़र क्या करता है, उनको वो रिमूव कर देता है। तो अभी हमें इनके भीतर क्या शो करना है वो हमें यहाँ इनको मेंशन करना होगा। तो अब जो हमारा रो हो गया, अब उस रो में कॉलम कैसे बनाएंगे। कॉलम बनाने के लिए जो होता है वो होता है TD। TD बेसिकली क्या होता है कि टेबल का एक डिवीज़न होता है, टेबल का एक सेल होता है छोटा सा, और उस रो को वो उतने सेल में डिवाइड कर देता है। मान लीजिए मुझे इस एक पहला रो हमारा हो गया TR, उसको मुझे उसमें 3 कॉलम बनाने हैं, तो TD को आप 3 बार ओपन करेंगे, 3 बार क्लोज कर देंगे। मैंने यहाँ दिया कॉलम 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नाम हो गया कॉलम 2, और यहाँ हमारा नाम हो गया कॉलम 3। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ आ रहा है कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। बाकी सारे टैग हट गए, और ये इसी लाइन में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यही एक रो है, एक ही रो के भीतर 3 हमारे जो हैं वो कॉलम बन गए हैं। तो कॉलम क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं टैग को, इसका नाम है TD टैग, और रो क्रिएट करने के लिए हम TR करते हैं। तो पहले रो बनता है, रो के भीतर जो है हमें सेल बनाने होते हैं, वो कॉलम हमारा कॉलम के तौर पे काम करता है। अब मैं चाहता हूँ सेकंड जो रो है उसमें सिर्फ मैं चाहता हूँ 2 ही मैं उसको कॉलम बनाऊंगा, तो वो भी चलेगा। मैं यहाँ लिख दिया मैंने TD एक बार, तो एक कॉलम बन गया, फिर TD, तो ये मेरा दूसरा कॉलम बन गया। तो मैं यहाँ में लिख देता हूँ कॉलम 1, कॉलम 2। ठीक है, मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ कॉलम 3 हमने बनाए थे, 3 आ गए थे। अब हमने 2 बनाया है तो 2 आ रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि पिछला जो हमारा टेक्स्ट था विजिट आवर वेबसाइट, वो बिल्कुल इसके साथ आ रहा था। उसको हमें नीचे लाने के लिए, स्पेस देने के लिए हमें ये स्पेसिंग जो हमारा कैरेक्टर है वो यूज़ करना पड़ा, BR टैग यूज़ करना पड़ा लाइन को ब्रेक करके उसको नीचे लाने के लिए। बट यहाँ पे देखेंगे जो कॉलम 1 और कॉलम 2 हमारा रो 2 बना, वो पहले से ही अपने आप नीचे आ गया। तो रो वगैरह के फॉर्मेट में हमें लाइन ब्रेक करके नीचे नहीं लाना होता,
हमेशा पैराग्राफ टैग को ही, अगर पैराग्राफ टैग में ही हमें टेक्स्ट को नीचे लेके आना होता है तब हमें ब्रेक जो है वो टैग का यूज़ करना पड़ता है। बाकी आप H1 जो टैग है, हेडर टैग वगैरह भी यूज़ करेंगे तो उसमें भी अपने आप ही नेक्स्ट लाइन में वो सेंड कर देता है। वेब प्रोग्रामिंग मैंने लिखा तो पूरे पेज, पूरी विड्थ को वो ले लेगा, एंड वेब 2 जब मैं H2 लगाऊंगा, हेडर टैग 2 लगाऊंगा तो वो उसको नेक्स्ट लाइन से ही शुरू करेगा। तो पैराग्राफ टैग बस नेक्स्ट लाइन से शुरू नहीं करता, उसमें अगर आपको नेक्स्ट लाइन लाना है तो BR टैग यूज़ करना पड़ता है। बाकी मोस्टली जो है वो आपको नेक्स्ट लाइन से शुरू करेंगे। तो ये पहला रो हमारा यहाँ बन गया, दूसरा यहाँ बन गया। तीसरे में अगर मुझे सिर्फ एक कॉलम बनाना है तो मैंने TD ओपन किया, TD क्लोज हो गया, इसमें हमने लिख दिया कॉलम 1। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा आ गया कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 1। तो इस तरीके से हमारा टेबल बन गए। ये हमारे हो गए 3 रो, ये हो गए हमारे 3 कॉलम। ठीक है, इसको काफ़ी और ढंग से भी हम मतलब सजाने वगैरह का जब बात आएगी, डेकोरेशन की बात आएगी तो वो भी हम सीखेंगे कैसे करना है। फिलहाल जो है मैं HTML टैग वगैरह से कैसे क्रिएट होती हैं चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया, टेबल के लिए इतना काफ़ी है। वैसे टेबल में एक और एंटिटी होती है, वो होता है टी हेड, यानी टेबल हेड। अगर आपको उस टेबल को कोई हेडिंग देनी हुई है, जैसे आपको देना है टेस्ट टेबल, में नाम दे देता हूँ इस टेबल की हेडिंग, तो वो हेडिंग जो है वो यहाँ क्रिएट होके आ जाती है। तो ये देखेंगे वो इसी लाइन में कंटिन्यू हो गई है। तो टेबल हेड की फीचर्स नहीं है, वो टेक्स्ट को कंटिन्यू करता है, वो न्यू लाइन से शुरू नहीं करता है, तो इसलिए वो उसके साथ में आया हुआ है। तो बाकी ये अनवांटेड है, उतनी ज़रूरत नहीं होती। बस नॉर्मल टेबल में हमें क्या ज़रूरत होता है, तो रो और कॉलम की होती है, तो उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो ये HTML के कुछ टैग्स हैं जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इसके अलावा भी एडिशनली भी सर्च करके आपको देखना है कि और क्या क्या होता है। मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बाकी जितना ज़्यादा बेहतर आप खुद सर्च करके सीखेंगे उतना ट्यूटोरियल देख के नहीं सीखेंगे। तो इसलिए सर्च करते रहना है। W3 स्कूल्स जो मैंने आपको बताया वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बहुत सिंपली जो है बहुत कुछ आपको सिखा देता है। लेट्स सपोज आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपको HTML टैग में, टेबल टैग में मैंने आपको बता दिया कि रो टैग होता है और कॉलम टैग होता है। इसके अलावा कौन कौन से टैग होते हैं, इन टैग्स पे हम कौन कौन सा एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, मान लीजिए अगर आपको वो सीखना है तो सिंपल गूगल पे जाइए, सर्च करिए HTML टेबल टैग्स, ठीक है, और यहाँ आ गया लिस्ट एंड एट्रीब्यूट, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स आ गया, यहाँ टैग लिस्ट भी आ गया। कोई भी यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपको पहले ही लिंक W3 स्कूल्स की मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो HTML टेबल टैग का लिस्ट भी बताया कि एक TH भी होता है, एक TR भी होता है, एक TD भी होता है, एक कैप्शन भी होता है। तो ऐसे मल्टीपल टैग्स आपको मिलेंगे। तो मैं वो एक एक करके सारे नहीं पढ़ा रहा, मैं फ़िलहाल जो है वो 2-3 आपको बताऊंगा जो बेसिक इसेंशियल हैं। बाकी आप प्रैक्टिस के टाइम पे इसको जो है सर्च करके उसको आप देखेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये अगर आप देखिए यहाँ पे सारे टैग बहुत लाइन से ही इन्होंने कवर किए हुए हैं W3 स्कूल्स ने। एड्रेस टैग, बिग, कैप्शन, DD की डिटेल, एक एक फॉन्ट, फुटर, लेबल, तो ये बहुत अच्छा है। TR टैग, ट्रैक। तो प्रैक्टिस के दौरान इसको फुल यूटिलाइज करना है। और जितना मैंने बताया एक तरीके से ये इंट्रोडक्टरी है जो मैं बता रहा हूँ, और बाकी इसके आगे का आपको यहाँ खुद सर्च करके सीखना है। वो इसलिए क्योंकि आप जब खुद सर्च करेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रहेंगी, ज़्यादा क्लियर होगा। आप उसको रीड भी करिएगा, यहाँ पे ये अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं कि इस टैग का मतलब क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा एक और चीज़ ये फैसिलिटेट करते हैं वो ब्राउज़र सपोर्ट, कि टेबल टैग जो है वो कौन कौन से ब्राउज़र सपोर्ट, क्योंकि हमारा जो एंड प्रोडक्ट जो है, हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो वेब का कोड है, वो रन कहाँ होगा, ब्राउज़र्स में होगा। तो बहुत सारे फीचर्स जो होते हैं वो सारे ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे क्रोम में कुछ और तरीके से लोड होता है, मोजिला में किसी और तरीके से लोड होगा, दूसरे में किसी और तरीके से। तो W3 स्कूल जो है आपको एक नॉलेज देते हैं ब्राउज़र्स का भी, कि अगर मैं मान लो टेबल टैग यूज़ कर रहा हूँ तो क्या वो क्रोम में सपोर्टेबल है, तो येस, हाँ सपोर्ट करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है उसमें सपोर्ट करेगा, तो हाँ करेगा। मोजिला फायरफॉक्स में करेगा, बिल्कुल करेगा। सफारी में करेगा, येस करेगा। ओपेरा ब्राउज़र जो है उसमें करेगा, येस करेगा। तो ये इनका जो है ब्राउज़र सपोर्ट भी एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में भी जो है उसका डेफिनेशन वगैरह भी, उसके एग्जांपल्स भी आपको काफ़ी सारे वो सिखाते हैं, बताते हैं। तो इसलिए इनका यूज़ आप करते रहिएगा।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेबल टैग। नाउ इसमें जो है एक और जो चीज़ है वो, अब हम इसमें देखते हैं कि इमेज टैग कैसे हम, अगर लेट्स सपोज अगर इमेज हमें कोई ऐड करना है अपने वेबसाइट में, वो किस तरीके से होता है। तो उसके लिए जो टैग है उसका नाम है IMG टैग, यानी इमेज टैग। और ये BR टैग के तरह ही है। जैसे BR टैग सिर्फ ओपन होता है, क्लोज नहीं होता, सेम इमेज टैग भी ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है। इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद क्लोज हो जाता है। ठीक है, इमेज टैग में अब हम इसमें इमेज इसको कैसे देंगे, हम कैसे बताएंगे कि कौन सी इमेज लगानी है, कहाँ है वो इमेज। तो वहाँ उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है इमेज टैग में, उसको कहते हैं SRC यानी सोर्स। आपके इमेज का सोर्स क्या है, कहाँ पर है वो इमेज। तो अगर मेरे पास कोई ऑनलाइन इमेज है, मैं अगर लेट्स सपोज एक इमेज निकाल लेता हूँ। मैंने वेब डेवलपमेंट सर्च किया, गूगल से मैंने एक इमेज निकाली। मैं ये इमेज ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, इसको मैं देखूँ इसका लिंक क्या है। ठीक है, ये इमेज है, मैंने ये लिंक ले ली, इस लिंक पे ये इमेज एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे मुझे जब पूछा कि इमेज का सोर्स क्या है आपके, मैं उसको सोर्स पास करूँगा कि मेरी इमेज कहाँ से है। और ये मैंने लिंक उसको पास कर दिया कि मेरी इमेज जो है वो इस लिंक पे है, तो वो उसको कंसिडर कर लिया कि हाँ मेरा इमेज का सोर्स यहाँ से। अब मैं अगर अपने पेज को रिफ्रेश करूँ, ओके, ये जो है यहाँ पे एक मिनट में अपना पेज जो है वापस खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा ये जो इमेज था जो हमने इंटरनेट से उठाया, गूगल से लिया, वो इमेज यहाँ पे पूरा का पूरा जो है वो हमारा यहाँ पे इस पेज पे आ गया। ठीक, तो ये जो पूरा इमेज है ये हमने डाल दिया ऑनलाइन लेकर। अब मान लो मेरे पास कुछ इमेज है मेरे कंप्यूटर पे ही है और वो मुझे अगर यूज़ करना है फ़िलहाल के लिए, मान लो तो मैं एक इमेज निकाल लेता हूँ। ये इमेज जो है ये स्वरा का, ये मुझे यहाँ पे डालना है। ये मैंने इमेज डाल दी है, इस इमेज का नाम है swara.png। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे वो इमेज यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं करूँगा कि सेम इमेज टैग यूज़ होगा और फिर आपको उसमें सोर्स बताना है कि इमेज का, भाई आपकी इमेज है कहाँ पे। तब होगा ये ओके, तो ये जो इमेज आपने जहाँ रखी हुई है, इसको आपको अपने सोर्स के दौरान उसको ये बताना है कि आपकी इमेज है कहाँ। सोर्स में सिंपल सा हमें एड्रेस देना है कि हमारी इमेज है कहाँ। तो फिलहाल जो है मैं अगर अपने देखूं कि मेरा फाइल है index.html वेब प्रोग्रामिंग फोल्डर में, ठीक उस फाइल के पास में ही है मेरी इमेज। तो इसका जब एड्रेस हमको देना हो कंप्यूटर को, तो सिर्फ अपना फाइल नेम लिख दीजिए swara.png। इससे क्या होता है, ब्राउज़र इसको रीड कर लेगा। अभी लोकल होस्ट पे हैं हम, तो ये अपने सिस्टम पे हैं, तो सिर्फ जब नाम लिखते हैं ना, तो ब्राउज़र ये कंसिडर करता है कि ये फाइल बिल्कुल आपके प्रोग्राम वाले फाइल, यानी index.html हमारा मेन फाइल है, इसके अंदर सारी कोड है हमारे। तो नाम लिखने से वो समझ आया कि index.html जो मेन फाइल है बिल्कुल उसके पास में ही फाइल है, तो नाम से ही सर्च करेगा उसके आसपास के जितने फाइल्स होंगे उसमें। तो अभी मैं अगर रिफ्रेश करूँ यहाँ पे, तो ये देखिए हमारा स्वरा का इमेज जो है वो यहाँ पे आ गया। ये इमेज जो है हमने इंटरनेट से उठाया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक टैग दे देता हूँ जिससे हमें याद रहेगा, इमेज फ्रॉम इंटरनेट। now image from my computer। ये आ गया। तो ये इमेज जो है वो हमने इंटरनेट से लिया, ये इमेज जो है हमने अपने ही कंप्यूटर से निकाला है। तो ये इमेज जो हमारे कंप्यूटर पे है वो हमारे फाइल के बिल्कुल पास में है, तो हमने सिर्फ सोर्स में उस इमेज का नाम लिख दिया। नाम लिखते समय पूरा ध्यान रखें कि नाम सही लिखें। अगर मान लो नाम यहाँ पे गलत होता है, मेरे इमेज का नाम था swara.png, अगर मैंने सिर्फ इमेज का नाम स्वरा लिख के छोड़ दिया, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए मेरा इमेज नहीं आ रहा है। ये छोटा सा एक टुकड़ा यहाँ पे एक इमेज आइकन यहाँ पे बन के आ रहा है, आप देखेंगे तो इमेज मेरी नहीं आ रही। तो नाम जो है वो आपको प्रॉपर लिखना है, और नाम के साथ जो एक्सटेंशन है वो JPG है, PNG है, वो भी आपको पूरा लिखना है, कंप्लीट करना है।
ठीक है, तो ये देखिए मेरा वापस आ गया। अब लेट्स सपोज आप स्पेलिंग मिस्टेक भी अगर कर देंगे, PNG की जगह पे मैं PMG लिख देता हूँ, तो भी जो है वो इमेज लोड नहीं होगी। तो नाम एक्सटेंशन का ख्याल रखें, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक, तो हमने देख लिया कि अगर इंटरनेट से हम ले रहे हैं इमेज, तो डायरेक्ट उस इंटरनेट की जो भी वेबसाइट की आपकी लिंक है डायरेक्ट इमेज वाली, वो उसको आप डाल दीजिए सोर्स में, उससे भी वो इमेज फेच कर लेता है। और अगर सिस्टम में ही मेरे पास में है तो भी आप नाम लिख दीजिए तो आ जाएगा। तो एक तो ये होगा कि मेरे फाइल के पास में ही अगर इमेज रखी हुई है तो मैंने उसका सिर्फ नाम दे दिया। अब मान लो किसी और डॉक्यूमेंट में है, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ एडसेट्स नाम का, और उसके अंदर जो है मैं अपना ये इमेज रख देता हूँ। अब क्या होगा, अब मैं रिफ्रेश करूँ तो वो इमेज अब भी नहीं हो, लोड नहीं हो रहा, वो चला गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया था सिर्फ नाम swara.png। तो ये क्या होगा, इससे ब्राउज़र ये समझेगा कि सिर्फ मैंने नाम दिया तो ये फाइल जो है मेरे मेन फाइल के पास में ही है। तो इंडेक्स के पास में वो देखा swara.png कोई है क्या, तो इंडेक्स के पास में सिर्फ एसेट्स नाम का एक फोल्डर है, तो वहाँ उसको swara.png उसको फाइल नहीं मिली, तो उसने कुछ शो नहीं किया, बस बता दिया कि यहाँ को एक इमेज होना चाहिए था, एक इमेज आइकन दिखा के, वरना इमेज नहीं है, एड्रेस कुछ गलत है। तो अब क्या करेंगे, तो मेरे फाइल के पास से क्या लोकेशन पड़ता है उस इमेज की वो लिखेंगे। तो मेरा फाइल हो गया index.html, वही के पास में है एसेट्स नाम का फोल्डर, तो ये मैंने डाला एसेट्स और स्लैश, यानी स्लैश लगाने से अब उसके अंदर आ गए एसेट्स, स्लैश यानी एसेट्स के अंदर। एसेट्स के अंदर कहाँ पे, तो डायरेक्ट यहाँ पे फाइल है swara.png, तो एसेट्स के अंदर है swara.png, ये मैंने लिखा और इसको रिलोड किया, तो ये देखिए इमेज जो है वो आ गई यहाँ पे। तो ये जो दो तरीके हैं, आप अगर मल्टीपल, अगर आप इसी तरीके से क्रिएट करते हैं, मान लो मैं एसेट्स के अंदर एक और फोल्डर बना देता हूँ, उस फोल्डर का नाम रख देता हूँ मैं इमेजेस, और उसके अंदर जो है इसको मैं डाल देता हूँ। तो अब मैं रिफ्रेश करूँ तो ये फिर से इमेज चला गया। क्यों? क्योंकि अब इसकी एड्रेस सही नहीं है। मैंने उसको एड्रेस दिया कि एसेट्स के अंदर है swara.png, तो मैं एसेट्स के अंदर आया, और एसेट्स के अंदर तो भाई swara.png नहीं है, उसके अंदर तो इमेजेस नाम का फोल्डर है बस। तो मुझे ये पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको बताना जरूरत था कि एसेट्स के अंदर आइए, एसेट्स के अंदर है इमेजेस नाम का फोल्डर, फिर स्लैश यानी उसके अंदर है फिर swara.png। तो इस हिसाब से पूरा जो एड्रेस है वो मैंने इसको दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इमेज जो है वो ऐड किया जाता है अपने वेबसाइट्स पे। अगर आपके लोकल में इमेज है तो उसकी एड्रेसिंग इस तरीके से देते हैं, अपने मेन फाइल से प्रॉपर लोकेशन क्या है, कितने फोल्डर्स होके किस फोल्डर के अंदर वो इमेज है वो बताना होता है। और अगर कहीं पर डायरेक्ट इमेज है तो बस आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करनी होती है। नाउ ये तो हो गया हमारा इमेज का लगना। अब मैं चाहता हूँ ये इतना बड़ा ना हो, इसका थोड़ा सा हाइट वेट हम सेट कर सकें। उसके लिए उसी इमेज टैग का और भी एट्रीब्यूट है। एक टैग पे मल्टीपल एट्रीब्यूट लग सकते हैं, जैसे ए टैग पे हमने href यूज़ किया था, उसके बाद हमने टारगेट भी टैग यूज़ किया था। तो इसी साथ जैसे src हमने यूज़ किया सोर्स एट्रीब्यूट, इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट होता है वो है हाइट, जिसके थ्रू आप उस एट्रीब्यूट की हाइट बता सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि ये जो एट्रीब्यूट हैं वो सब पे अप्लाई करते हैं, हर टैग की लिमिटेशंस हैं। सोर्स एट्रीब्यूट जो है वो सिर्फ इमेज टैग पे ही अप्लाई होती है, दूसरे टैग्स पे नहीं होती। अगर सोर्स एट्रीब्यूट आप यहाँ पे पैराग्राफ टैग पे लगाएंगे तो नहीं काम करेगा। ठीक है, हाइट टैग अगर एट्रीब्यूट को आप हेडर में लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। तो हर इस तरह की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सबके अलग अलग हैं। अब जो हाइट में है, इसमें जो पूरा काम होता है, हाइट आपको देनी होती है। जैसे मान लो मैंने दिया 200, मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखेंगे इमेज छोटी हो गई। पहले वो इतना स्क्रीन कवर कर रहा था, अब वो सिमट गई। इससे हुआ क्या, मैंने जब वैल्यू दी उसको 200, इसका मतलब मैंने उसको बताया कि इसकी जो हाइट होनी चाहिए वो 200 पिक्सल। ठीक है, 200 डाला, यूनिट क्या होगा यहाँ पे, पिक्सल। बेसिकली है क्या, कंप्यूटर वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में जितना भी इमेज क्रिएट हो रहा है, जो वर्चुअल है, जो हमारे स्क्रीन पे है, वो पिक्सल से क्रिएट होता है। बहुत ही छोटे छोटे ब्लॉक्स कह लीजिए, कलरफुल ब्लॉक्स हैं मल्टीपल, उसमें हम हाइट एंड विड्थ की बात करते हैं। जब हम कहते हैं ना कि अगर एक्चुअल वर्ल्ड में हम बात करें तो कोई चीज़ कितनी लंबी है तो उसकी हाइट कितनी है, तो सेंटीमीटर में है, मीटर में है। बट जब हम वर्चुअल में बात करते हैं तो हम कहते हैं पिक्सल में है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो यूनिट है वो है पिक्सल नापने की। तो ये मैंने 200 पिक्सल दिया तो मैंने इसकी हाइट इतनी हो गई। अब मैं इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा दूँ, मैं इसकी हाइट जो है मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 600 पिक्सल। देखते हैं 600 पिक्सल कितना हो गया, तो 600 पिक्सल इतना बड़ा हो गया कि पूरा इमेज कवर कर दिया।
मैं और इसको अगर बढ़ाऊँ तो 6000 पिक्सल कर देता हूँ। 6000 पिक्सल देखो कितना बड़ा हो गया, ये इतने बड़े हो के मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ साइड में, इतने बड़ा स्क्रीन हो गया। तो जितना ज़्यादा आप पिक्सल बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ही जो है वो इमेज उतना बड़ा होगा। तो इस हिसाब से पिक्सल्स में आप हाइट देकर उसकी हाइट कंट्रोल कर सकते हैं, और जब विड्थ कंट्रोल करना हो तो उसकी वैल्यू दीजिए, जैसे मैंने यहाँ 900 डाला, पेज रिफ्रेश किया तो देखिए विड्थ उसकी इतनी एकदम चौड़ी हो गई वो। तो हमारा फोटो हालांकि यहाँ पे खिंच गया, पिक्सल्स फट रहे हैं, इमेज जो है वो स्ट्रेच हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि हमने हाइट जो है वो मैंने कम दिया है विड्थ के मुकाबले। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से वैल्यूज जो हैं चेंज करके देख सकते हैं किस पे सूटेबल है। मान लीजिए मैं इसको ठीक करूँ अगर, तो मैं यहाँ पे 400 हाइट कर देता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करूँ तो मेरा जो इमेज है वो काफ़ी ठीक आ रहा है अभी। ठीक, तो इस तरीके से आप हाइट एंड विड्थ, और ये प्रॉपर्टी सबके लिए है। ये मैं लोकल होस्ट वाला जो इमेज है मैं इस पर भी चाहूँ ना, तो इसकी जो विड्थ है मैं इसकी विड्थ 50 कर देता हूँ। 50 बहुत कम हो गया, तो अब देखिए इमेज जो है इतनी सी छोटी सी आ रही है। मैं इसको 500 कर देता हूँ, तो ये देखिए इतनी बड़ी हो गई। मैं इसको 5000 कर देता हूँ, तो ये इमेज जो है और बड़ी हो गई। तो इस हिसाब से आप हाइट एंड विड्थ जो है वो इमेज की वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स के साथ में, हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट के साथ में। अब इसमें तो ये तो हो गया हमारा इमेज टैग, उसमें हमने सोर्स एट्रीब्यूट का यूज़ किया कि सोर्स आपकी इमेज कहाँ है, उसका एड्रेस देना है, लोकेशन देना है। हाइट एंड विड्थ का यूज़ किया कि उसकी हाइट और विड्थ क्या होगी। नाउ इसमें एक और चीज़ जो यूज़ करने वाली है वो ये, एक होता है टाइटल एट्रीब्यूट होता है इमेज में, टाइटल एट्रीब्यूट होता है। एक हमने हेड में यूज़ किया था, वो टाइटल टैग था, जहाँ हम अपने वेबसाइट का नाम लिख रहे हैं, अपने वेब पेज का क्या नाम होगा वो टाइटल लिख रहे हैं। और ये टाइटल एट्रीब्यूट है क्योंकि वो टैग के अंदर है, टैग के अंदर अप्लाई होने वाले प्रॉपर्टीज़ को एट्रीब्यूट कहते हैं। तो टाइटल से क्या होता है बेसिकली, तो मैंने यहाँ डाला टाइटल स्वरा मीडिया लोगो। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इसको रिफ्रेश किया बट कुछ इफेक्ट तो हुआ नहीं। अब ये टाइटल का यूज़ कहाँ बेनिफिट करता है? कई बार क्या होता है कि आपका अगर इंटरनेट स्लो, तो आपका इमेज जो है वो लोड नहीं होता है। तो वेबसाइट में अगर मान लो कोई इमेज लोड नहीं हुआ, इसके बावजूद मुझे अगर यूज़र तक ये बात पहुंचानी है कि जो इमेज लोड नहीं हुआ एक्चुअल वो किस चीज़ का इमेज था, वो सारी चीज़ें जो है मेनली डेवलपर जो है टाइटल में लिख देते हैं। जैसे मान लो मैंने डाला स्वरा मीडिया लोगो, ये मैंने डाल दिया, मैं यहाँ इसका नाम जो है वो रॉन्ग कर देता हूँ जिसके कारण इमेज लोड ना हो। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया तो इमेज लोड नहीं हुआ क्योंकि इमेज अब रॉन्ग हो गया, इमेज जो है वो गलत हो गया, एड्रेस नाम कुछ तो गलत है इसलिए इमेज लोड नहीं हुआ। बट यहाँ देखेंगे आप स्वरा मीडिया लोगो लिखा हुआ है, यहाँ टेक्स्ट आ रहा है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, जो कोई वेबसाइट खोलेगा तो वो समझ जाएगा अच्छा यहाँ एक लोगो की फ़ोटो थी, स्वरा मीडिया की लोगो है, उसकी फ़ोटो थी बट वो फिलहाल लोड नहीं हो रही। तो जब आपका डेटा ना प्रॉपर पहुंच पाए तब भी लोगों तक आप इंफॉर्मेशन पहुंचा सके, उसके लिए इस तरह के ये टाइटल एट्रीब्यूट जो है, इससे कई सारे एट्रीब्यूट, कई सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं इसमें। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया टाइटल टैग का यूज़ क्या है। टाइटल का एक और है कि कर्सर अगर आप उस इमेज पे ले जाएंगे तो कर्सर के पास आप देखिए एक बॉक्स बन के आ गया, उसमें लिखा हुआ है स्वरा मीडिया लोगो। ये वही टेक्स्ट है जो मैंने टाइटल में लिखा है। यहाँ मैं कुछ और लिखूँ तो वहाँ पे भी वो कुछ और ही दिखेगा। तो ये यूज़ है टाइटल टैग का। इसके अलावा एक और टैग होता है, वो होता है बॉर्डर टैग, सॉरी एट्रीब्यूट है वो, बॉर्डर एट्रीब्यूट। चलिए बॉर्डर जो है ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको सीएसएस में कवर करूँगा। कुछ कुछ डिज़ाइनिंग वाला पार्ट इसमें आ जा रहा है जो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसमें बताऊँ या नेक्स्ट में, बट ठीक है डिज़ाइनिंग हम सीएसएस में कवर करें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये हो गया, हमने टेक्स्ट से शुरू किया, हाइपर टेक्स्ट, लीनियर टेक्स्ट, उसके बाद टेबल भी पहुँचे, टेबल किस तरीके से क्रिएट करना है। उसके बाद हमने इमेज देख ली, इमेज के सोर्स कैसे प्रोवाइड करना है वगैरह वगैरह। हाइपर टेक्स्ट में लिंक कैसे देनी है वो भी हमने देख लिया। इसमें अब जो चीज़ हमें अब जो देखना है वो है एक फॉर्म देखते हैं हम कि फॉर्म कैसे एक बना सके। एक मान लो हमें साइन अप फॉर्म बनाना है, कैसे बनाएंगे एक फॉर्म? तो फॉर्म बनाने के लिए जो टैग यूज़ होता है वो नाम है उसका फॉर्म टैग। फॉर्म टैग ओपन हुआ, फॉर्म टैग क्लोज हुआ, इसके बीच में हमारी पूरी कोडिंग होगी। फॉर्म में मान लो मैं चाहता हूँ कि एक बॉक्स आए जहाँ पे मैं लिख सकूँ मेरा नाम। तो कुछ भी, कोई भी ऐसा बॉक्स जहाँ कुछ टाइप कराना हो उस बॉक्स को कहते हैं इनपुट बॉक्स। इनपुट यानी कुछ हमें जहाँ कहीं कुछ एंटर करना, कुछ देना हो, हमें इनपुट कहीं देना हो तो वहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं कि यहाँ पे आप टाइप करिए। तो इनपुट मैंने सेलेक्ट किया। ठीक, इनपुट टैग्स भी बिल्कुल बी आर टैग और इमेज टैग की तरह ही है, इसको भी क्लोज नहीं करना पड़ता, ये भी क्लोजिंग टैग यूज़ नहीं होते। इनपुट टैग में सबसे पहले हम एट्रीब्यूट देते हैं वो है टाइप,
कि जो इनपुट है किस टाइप का है। तो मैं इसमें दे देता हूँ फिलहाल टेक्स्ट टाइप का है, कि मुझे इनपुट में क्या डालने वाला हूँ, मैं टेक्स्ट डालने वाला हूँ। तो मैंने इनपुट टाइप जो है वो टेक्स्ट डिफाइन कर दिया यहाँ पे। ना इसमें एक और एट्रीब्यूट होती है, वो है, फिलहाल हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि इतने ही कोड का क्या मतलब है। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे एक इनपुट बन के आ गया है। मैं उस पर अगर कर्सर क्लिक कर रहा हूँ तो वो हाईलाइट हो जाए, मैं उसमें कुछ भी एंटर कर सकता हूँ, कुछ भी टाइप कर पा रहा हूँ, ठीक है। बट ये थोड़ा अजीब सा आ रहा है, तो मैं काम करता हूँ, मैं फिलहाल इसको एक बी आर टैग दे देता हूँ, 2-3 बी आर टैग दे रहा हूँ ताकि इनसे क्लियर हो जाए, वो नीचे आ जाए काफ़ी। तो देखिए इस लोगो से काफ़ी वो नीचे आ गया, यहाँ पे प्रॉपर आ गया है हमारा इनपुट टैग, ठीक। अब ये इनपुट टैग बस एक बॉक्स बन के आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसमें लिखना क्या है। तो एक और एट्रीब्यूट होता है, वो नाम होता है प्लेस होल्डर, यानी उस इनपुट टैग के भीतर हम कुछ लिख सकें। हमें नहीं लिखना, हमें सिर्फ एक हाइलाइटर दे देंगे कि इसमें आपको क्या लिखना है। तो मैंने लिख दिया एंटर योर ईमेल, एंटर योर नेम डाल दिया मैंने, ठीक। इसको मैं अभी रिफ्रेश करूं तो आप देखिए कि एक हल्की परछाई में उस इनपुट टैग के अंदर लिखा हुआ आ रहा है एंटर योर नेम, और मैं उस पर कुछ क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। मैं टाइप करना शुरू कर रहा हूँ तो वो चला गया। अब मेरा टेक्स्ट लिख रहा है वहाँ पे, वो चला गया। अब मैं टेक्स्ट हटाऊँ तो वापस वो आ गया कि एंटर योर नेम। तो ये जो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट है, इसका यूज़ होता है कि इनपुट टैग पे आप बता सकें कि वहाँ पे यूज़र को, सामने वाले यूज़र को क्या करना है, ये आप यहाँ पे बता सकें। इसलिए प्लेस होल्डर जो एट्रीब्यूट हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पे होता है, ठीक। इसमें मैं एक और एक दो यूज़ कर लेता हूँ इनपुट। एक में मैंने नाम मांग लिया ना, वो एक टाइप जो है, तो पहला मेरा नाम जो था वो टेक्स्ट था। दूसरा टाइप अगर मैं ईमेल ले रहा हूँ तो आप यहाँ पे ईमेल जो है वो दे सकते हैं टाइप में। टाइप मेरा कैसा होने वाला, ईमेल। प्लेस होल्डर में मैं क्या लिख दूंगा कि एंटर योर ईमेल आईडी, ये मैंने डाला, सेव कर दिया, ठीक है। ये रिफ्रेश किया तो दूसरा एक इनपुट बॉक्स बन गया, इसमें लिखा हुआ है एंटर योर ईमेल आईडी, और एक पहला जो हमारा बना था वो एंटर योर नेम। ठीक इसी तरीके से आप जितने टैग चाहें, एक लेट सपोज मैं इसके लिए पासवर्ड के लिए बना लेता हूँ, तो टाइप में आपको दे देना है पासवर्ड, प्लेस होल्डर का नाम एंटर योर पासवर्ड, ये मैंने दे दिया। तो यहाँ पे थर्ड इनपुट बॉक्स बन के आ गया और वो कह रहा है कि एंटर योर पासवर्ड। इसमें मैं कुछ टाइप करूँ तो ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे फ़र्क क्या है। मैं इन सारे में टाइप कर रहा था जब, तो मेरा टेक्स्ट दिख रहा है, ईमेल में भी मैं टाइप कर रहा हूँ, मेरा टेक्स्ट दिख रहा है। बट मैं पासवर्ड में कुछ टाइप कर रहा हूँ तो ये ऑलरेडी हिडन आ रहा है। ये क्यों हुआ? तो ये हुआ क्योंकि मैंने ब्राउज़र को बता दिया टाइप पासवर्ड, जिससे ब्राउज़र को पता चल गया कि इसमें जो डालने वाला वैल्यू है वो एक तरह का पासवर्ड है, तो उसको हमें हाइड करके रखना है, छिपाना है, बचाना है, कोई देख ना सके। इसलिए उसने ऑटोमेटिक उसको कन्वर्ट कर दिया। अब मैं एक पासवर्ड जो है मैं चाहूँ तो मैं एक टेक्स्ट में भी एंटर करवा सकता हूँ। मैंने इसमें इनपुट टाइप दे दिया टेक्स्ट, क्योंकि मेरा पासवर्ड टेक्स्ट है ही, बिल्कुल हो सकता है। तब मैं अगर मैं यहाँ पे कुछ डाल रहा हूँ तो ब्राउज़र को नहीं पता चल रहा कि वो किस चीज़ के लिए है। मैंने हालांकि पीछे लिखा है एंटर योर पासवर्ड, बट वो ब्राउज़र पढ़ के नहीं समझता है। ब्राउज़र कुछ डिफाइन चीज़ समझते हैं। तो अगर मैं टाइप में मैंने उसको बताया है टेक्स्ट है, तो समझ जाएगा कि इसमें टेक्स्ट वैल्यूज़ आने वाली हैं। अगर मैंने इसमें बताया ईमेल है तो समझ जाएगा इसमें ईमेल टाइप की वैल्यूज़ एंटर होंगी। तो मैंने पासवर्ड में भी उसको बताया कि टेक्स्ट टाइप का है, तो उसको वो टेक्स्ट ही कंसिडर करेगा, पासवर्ड नहीं करेगा। और अगर पासवर्ड वाले हमको फीचर चाहिए कि हाइड होके आए, तो यहाँ टाइप आपको पासवर्ड कर देना है, जिससे वहाँ पर मैं कुछ भी एंटर करूँ तो वो हिडन फॉर्मेट में आए, ठीक। तो ये हो गया हमारा इनपुट बॉक्सेस हो गए। एक फॉर्म के भीतर हमने इनपुट बॉक्स डाल दिया। अब एक बटन डालते हैं सबमिट का, उसमें भी आप ले सकते हैं इनपुट। इनपुट का टाइप क्या होगा, सबमिट। हम जब कुछ क्लिक करके सबमिट करते हैं तो वो भी एक तरह का इनपुट है कि मैं कुछ दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ कि सबमिट करो। और उस पर यहाँ पे प्लेस होल्डर ना यूज़ हो गए, यहाँ होता है वैल्यू। वैल्यू यानी वो इनपुट जो होगा एक बटन बन के आएगा। जब आप टाइप सबमिट सबमिट कर लिखते हैं ना, जब टाइप इक्वल टू सबमिट इनपुट में, तो वो एक बटन फॉर्म होके आता है। वहाँ आपको देना होता है कि बटन पे क्या लिखे। तो मैंने लिख दिया सबमिट योर डेटा, ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एक बटन बन के आ रहा है सबमिट योर डेटा। ये इनपुट ही टैग मैंने यूज़ किया था।
बट यहाँ पे किसी तरह का टेक्स्ट लिखने का फीचर नहीं आ रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिखने के फीचर्स यहाँ आ रहे थे सारे, बट इसमें नहीं आ रहा। ये भी इनपुट टैग है, बट इससे होता ये है कि जब हम टाइप बताते हैं कि टाइप ये टेक्स्ट के लिए है, ये ईमेल के लिए, ये पासवर्ड के लिए है, जब आप टाइप सबमिट रखते हैं तो वो उसको एक बटन के तौर पे काउंट करता है। और जब आप वैल्यू में जो भी पास करेंगे, सबमिट योर डेटा या क्लिक हियर टू सबमिट, जो भी आप लिखेंगे वैल्यू में, वो उस बटन पे जो है वो शो होगा, क्लिक हियर टू सबमिट। फाइन। अब मैं यहाँ अगर मान लो मैं इनपुट समझ के मैंने भी यहाँ प्लेस होल्डर लगा दिया, मैंने डाल दिया कि सबमिट योर डेटा, तो क्या होगा? तो मैं काम करता हूँ, वैल्यू को हटा के देखता हूँ कि क्या होता है। ठीक, तो यहाँ बस अपने आप सबमिट लिखा हुआ आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा है। तो जब आप वैल्यू, जो हमारा जो प्लेस होल्डर का वैल्यू था वो नहीं आ रहा है, वहाँ कुछ शो नहीं हो रहा, तो जब आप वैल्यू जो है आप नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र है वो जानता है कि ये बटन है, तो बटन का काम कुछ सबमिट करना होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको सबमिट नाम की वैल्यू दे देगा उसको। ठीक है, तो ये था हमारा इनपुट बॉक्स कैसे क्रिएट करने हैं मल्टीपल, और सबमिट फॉर्म कैसे होता है। अब फॉर्म में ही एक और चीज़ होती है, वो होता है मेथड। एक एट्रीब्यूट होता है फॉर्म का, मेथड। मेथड होता है पोस्ट। दो तरह के मेथड होते हैं, पोस्ट या गेट। अभी जो पोस्ट मेथड और गेट मेथड क्या होता है वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वाले में। फिलहाल मेथड एक एट्रीब्यूट होता है और एक होता है एक्शन। एक्शन एट्रीब्यूट में क्या होता है कि आपको वो लिंक या वो फाइल आपको बतानी होती है जहाँ पे ये सबमिट होने के बाद हमें जाना है। अगर कोई ये फॉर्म सबमिट कर रहा है, फिल कर रहा है, जैसे मान लो मैंने फेसबुक पे साइन अप किया, सारे डिटेल डाल दिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, तो सबमिट करूँ तो उसके बाद कहाँ जाऊँगा, किस पेज पे जाऊँगा नेक्स्ट पे, तो वो हमें प्रिस्क्राइब बताना होता है यहाँ पे एक्शन में। एक्शन एट्रीब्यूट में हमें देनी होती है। मान लो कोई index.html पेज है, वो अगर कोई कर रहा है तो उसके बाद जो है गूगल का जो पेज है, मैं चाहता हूँ कि चलो तुमने जो फॉर्म सबमिट किया, गूगल का यहाँ से लिंक ले लेता हूँ और एक्शन पे डाल दिया मैंने google.com। तो मैं जब ये डालूंगा ना कि जो भी कोई फॉर्म सबमिट करे, तो उसके बाद क्या होगा, मैंने ये फॉर्म सबमिट किया तो यहाँ देखिए google.com खुल के आ गया। ठीक, तो ये google.com क्यों आ गया? क्योंकि मैंने फॉर्म के एक्शन में बताया था कि इस फॉर्म पे कोई एक्शन हो, ये फॉर्म अगर सबमिट हो तो कहाँ लेके जाना है, तो www.google.com पर लेके जाना है। तो ये मैंने बता दिया। इसके अलावा कोई और फाइल हो तो आप सीधा यहाँ फाइल का नेम भी लिख सकते हैं और फाइल की एड्रेस कोई हो तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें कैसे होंगी डिटेल में वो मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल जो है वो मैंने आपको बताया कि HTML का कोड स्ट्रक्चर क्या है, हेड टैग, बॉडी टैग क्या होते हैं, उसके बाद पैराग्राफ कैसे लिखना है, उसमें कुछ फीचर्स बोल्ड अंडरलाइन कैसे करते होते हैं, हेडिंग टैग्स का क्या यूज़ है, ए टैग जो है अब कहीं रिडायरेक्ट करना है तो कैसे यूज़ करेंगे, हाइपर टेक्स्ट कैसे क्रिएट होता है तो वो ए टैग का यूज़ करके क्रिएट होता है, टेबल वगैरह में कौन कौन से हम टैग यूज़ होते हैं, तो टी आर टैग जो है हमारा रो टैग है, टी डी टैग हमें कॉलम या सेल क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा इमेज टैग है, कोई हमें इमेज अगर ऐड करना होता है। फॉर्म जो है, फॉर्म टैग, उसका काम होता है फॉर्म क्रिएट करना। इनपुट से हमने देखेंगे कैसे हम इनपुट बॉक्स क्रिएट करके अपना डेटा ले सकते हैं सामने वाले यूज़र से। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो इसमें है। इसके अलावा जो आपको सर्च करके आगे और भी पढ़ना है वो ये कि टेबल टैग में और भी मल्टीपल टैग्स होते हैं, उनका क्या यूज़ है वो फर्स्ट थिंग। देन इनपुट टैग और भी तरीके के होते हैं। एक होता है टेक्स्ट एरिया टैग, वो भी आपको देखना है कि टेक्स्ट एरिया टैग कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ बहुत सिंपल है, मैं एक एक करके सब इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि 60% मैं टैग पढ़ा रहा हूँ, 40% टैग जो है आपको खुद ढूंढ के पढ़ना है। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि आप जब खुद से सर्च करके उसको पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। फ़ायदा कि मेरे इस तरीके से आपको ट्यूटोरियल प्रोवाइड करने से। ठीक है, तो ये वीडियो फ़िलहाल यहाँ तक के लिए। नेक्स्ट जो है टॉपिक हम इसमें कवर करके इसको आगे बढ़ाएंगे।